पिछले कुछ सालों से शेयर मार्केट में एक न्यूज हर महीने आती है जिसकी चर्चा न्यूज चैनल्स, हर एक ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स करते हैं और इस कदर करते हैं कि जो लोग स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट नहीं भी रखते हैं वो भी इस बारे में बात करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ आईपीओ के बारे में। दरअसल जब से स्टार्टअप वर्ल्ड फेमस हुआ है तब से एक स्टार्टअप वाली कंपनियां अपना आईपीओ ला रही है, जैसे कि पेटीएम, जोमेटो और भी अभी बात चल रहा है जैसे कि आने वाले टाइम में ओला भी अपना इलेक्ट्रिक स्कूटी जो बनाती है वो अपना आईपीओ ला रही है। देखिए, आईपीओ लाने का मतलब होता है अपनी कंपनी के शेयर में हिस्सेदारी देना। तो ऐसा क्या होता है कि इन कंपनियों को अपनी हिस्सेदारी लोगों में बांटनी पड़ती है। इससे कंपनी को क्या फायदा होता है, क्या आईपीओ में पैसे लगाना फायदेमंद है या नहीं, और सबसे बड़ी बात, अगर बहुत ज़्यादा चुल मच जाए कि भैया मुझे तो पैसे लगाने हैं आईपीओ में, तो आप कौन कौन से पॉइंट को अपने दिमाग में रखेंगे जिससे कि वो आपको प्रॉफिटेबल आईपीओ दिखे। Hello everyone, I am Ramesh and I welcome you to Business School. Here we talk about digital marketing, stock market and a strategy to make money. So subscribe to Business School and gain fruitful knowledge. तो सबसे पहले बात करते हैं कि आईपीओ क्या होता है। तो जब कोई कंपनी एक्सपैंड करना चाहती है तो उसे काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है जो कि उसके सेविंग से पूरा नहीं हो पाता, ये तो ऑब्वियस बात है। तो वैसे में उसके पास दो ऑप्शन बचता है। पहला ये कि वो किसी इन्वेस्टर से जाकर पैसे ले, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम यह है कि इन्वेस्टमेंट का उतना बड़ा नहीं हो पाता जितना बड़ा कि उस कंपनी को चाहिए होता है। तब कंपनियां रुख करती है दूसरे ऑप्शन की ओर, जो है पब्लिक से फंडिंग लेने की। यहीं से शुरुआत होती है आईपीओ की। सबसे पहले उस कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड करनी पड़ती है, जिसके बाद उसे स्टॉक मार्केट में लिस्ट किया जाता है। ये होता है आईपीओ, यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 2 कि आईपीओ लाने से कंपनियों को और क्या क्या फायदा होता है। तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट बेनिफिट ये है कि बहुत सारा पैसा मिलता है, जिससे कि वो अपने लोन को रिड्यूस कर सकता है या फिर ख़त्म भी कर सकता है अगर चाहे तो। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में और ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकता है, साथ ही साथ अपने कंपनी को और एक्सपैंड भी कर सकता है। एक एडवांटेज यह भी है कि जब मार्केट में आईपीओ की न्यूज आती है तो बिना पैसे खर्च किए ही उस कंपनी की मार्केटिंग हो जाती है। जो लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं या फिर उस कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में नहीं जानते हैं तो वो भी इस कंपनी और प्रोडक्ट के बारे में जानने लग जाते हैं, जिसकी वजह से उस कंपनी का जो सेल्स है वो भी इंक्रीज हो जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिटेल इन्वेस्टर्स जो आईपीओ में पैसे लगाना चाहते हैं। आपको आईपीओ में पैसे लगाने चाहिए या नहीं, इसे एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। कोई भी कंपनी हो अपना जो आईपीओ लाती है, यानी कि अपने शेयर्स को लोगों में बेचती है, या फिर ऐसे समझिए कि कोई भी कंपनी अपना प्लॉट या ज़मीन लोगों में बेचना चाहती है, तो क्या वो फेयर प्राइस पर बेचेगी या फिर महंगा बेचेगी? ऑब्वियस सी बात है, वो तो महंगा ही बेचना चाहेगी ना। तो यहाँ पर एक और चीज़ है, जब पुराने इन्वेस्टर्स किसी भी वजह से एग्जिट लेना चाहते हैं, यानी कि उस कंपनी से बाहर जाना चाहते हैं, तो कंपनी बस एक सही मौका ढूंढ रही होती है जब वो जो शेयर है वो अपने जो पब्लिक हो गए उसके ऊपर डंप कर सके। आइए अब आईपीओ के कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को समझते हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। तो नंबर 1 पर आता है अनसर्टेनिटी ऑफ वोलेटिलिटी, यानी कि आईपीओ का प्राइस अक्सर फ्यूचर ग्रोथ के आधार पर तय किया जाता है, जो कि कभी भी उम्मीद के मुताबिक साकार नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से इनिशियल ट्रेडिंग सेशन में काफ़ी वोलेटिलिटी देखने को मिलती है। नंबर 2 लॉकअप पीरियड, यानी कि इन्वेस्टर्स जब आईपीओ बाई करते हैं तो उनके शेयर्स को कुछ टाइम के लिए लॉकअप पीरियड में डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से वो अपने शेयर्स को बेच ही नहीं पाते हैं और कई बार इसी प्रॉब्लम की वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी उठाना पड़ता है। नंबर 3 रिस्क ऑफ फेल्यूर, सारे जो आईपीओ आते हैं वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं और कुछ कंपनियां अपने ग्रोथ एक्सपेक्टेशन को भी पूरा नहीं कर पाती है, उसमें फेल हो जाती है, या फिर फाइनेंशियल डिफिकल्टी का उन्हें काफ़ी ज़्यादा सामना करना पड़ता है, जिससे निवेशकों को ही नुकसान होता है। तो ये तो डिसएडवांटेजेस थे। अब बात करते हैं एडवांटेजेस की। तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि अर्ली एक्सेस टू ग्रोथ पोटेंशियल। कई बार ऐसा होता है, देखने को मिलता है कि जब हम किसी शेयर में शुरू में ही इन्वेस्ट कर देते हैं और उसे मैच्योर होने तक वेट करते हैं, तो उस टाइम तक आते आते हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिल जाता है। नंबर 2 पर आता है पोटेंशियल फॉर कैपिटल गेन एंड डिविडेंड। जैसे जैसे कंपनी के शेयर की कीमत बढ़ती है, निवेशक अपने शेयर्स को लाभ पर बेचकर
कैपिटल गेन प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ कंपनियां रेगुलर स्ट्रीम ऑफ इनकम के लिए उनको शेयर होल्डर्स को अपना डिविडेंड्स देते रहती है। जैसे आपने सुना होगा कि जो ITC है वो हर साल अपने जो इन्वेस्टर्स हैं उनको डिविडेंड दे रही है। और भी कई सारे बेनिफिट्स हैं IPO में इन्वेस्ट करने के, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन सा IPO बाई करना चाहिए और कौन सा नहीं। आइए इसे समझते हैं। नंबर 1, सबसे पहले IPO इशू होने पर आप ये चेक कीजिए कि फ्रेश इशू कितना है और ऑफर फॉर सेल कितना है। फ्रेश इशू यानी कि कंपनी कैपिटल रेज करने के लिए कितने नए शेयर्स को ला रही है। वहीं पे ऑफर फॉर सेल का मतलब हुआ कि कंपनी पुराने इन्वेस्टर्स या प्रोमोटर्स जो भी हैं उनके कितने शेयर्स को सेल कर रही है। अब यहाँ पे 2 सिनेरियो बनता है। पहला ये कि अगर ऑफर फॉर सेल का परसेंटेज फ्रेश इशू से ज़्यादा है तो समझ जाइए कि कंपनी के प्रोमोटर्स या इन्वेस्टर्स को अपने कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं है, तभी वो अपना स्टेक बेचकर यहाँ से निकलना चाहते हैं या फिर वो अपना स्टेक कम करना चाहते हैं। और दूसरा ये कि फ्रेश इशू का जो परसेंटेज है वो ऑफर फॉर सेल से ज़्यादा है, जिसका मतलब ये हुआ कि जो प्रोमोटर्स हैं वो अपना जो स्टेक है वो कम नहीं कर रहे हैं, घटा नहीं रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उनको अभी भी अपने कंपनी के ग्रोथ पर भरोसा है, इसलिए वो उस कंपनी में टिके हुए हैं। तो इन सब चीज़ों को काफ़ी अच्छे से ध्यान में रखना है। नंबर 2, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को समझिए। क्या वो कंपनी अपने यूनिट को एक्सपेंड करना चाहती है या फिर नए नए सेगमेंट्स में आना चाहती है या फिर ओवरसीज भी जाना चाहती है, यानी कि विदेशों में अपना व्यापार करना चाहती है। नंबर 3, कंपनी के डेट को चेक करिए। क्या वो इस नए कैपिटल से अपना लोन रिपेमेंट करके एक्सपेंशन के लिए पैसे बचा पाएगी या फिर नहीं। ये सब चीज़ें आपको अच्छे से चेक करना है। नंबर 4, रिक्वायरमेंट्स ऑफ कैश फ्लो। वैसे तो कंपनी अच्छे से काम कर रही है, लेकिन ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने के लिए ज़्यादा कैश फ्लो की ज़रूरत पड़ती है, तो ये भी चीज़ें आप चेक करें। नंबर 5, कई बार ऐसा होता है कि कंपनी के छोटे छोटे जो कंपटीटर होते हैं वो खड़े हो जाते हैं, तो उन्हें एक्वायर करने की भी ज़रूरत पड़ जाती है। नहीं तो वो क्या करेंगे, कंपटीशन बढ़ा देंगे और इस वजह से मार्केट बिगड़ जाएगा। तो उनको एक्वायर करने के लिए भी कैपिटल रेज करना पड़ता है। तो क्या वो इन सब चीज़ों के लिए यूज कर रही है, तो ये सब चीज़ें भी देखना पड़ता है। देखिए, ये सारे पॉइंट्स आपने चेक कर लिए, आपने IPO के लिए अप्लाई कर लिया अच्छे कंपनी को देखकर। उसके बाद क्या होता है कि कई बार आपको जो IPO है वो अलॉट ही नहीं हो पाता है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, सबसे पहले ये चेक कीजिए कि लिस्टिंग गेन बहुत ज़्यादा तो नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा नहीं है और कंपनी काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही है तो उसके टाइम पे क्या करिए कि जब आप नया शेयर बाई करना चाहेंगे सेकेंडरी मार्केट से, तो उस टाइम पे ये जो सारे पॉइंट मैंने आपको दिए ये सब चीज़ें आप चेक करिए। ये भी एक तरीके का फंडामेंटल एनालिसिस के ही अंदर आता है, क्योंकि इसमें कंपनी के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिलता है। बाकी आने वाले टाइम में मैं IPOs के ऊपर वीडियोस लाते रहूँगा, तो हमारे साथ बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग बिजनेस।